आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में और वहां पर जाकर के गूगल में सर्च करना होगा scholarship.up.gov.in, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना लिख करके आपको सर्च करना होगा। आप रिडायरेक्ट होकर के सीधे से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको क्रोम ब्राउजर को कर लेना होगा डेस्कटॉप साइट मोड पर। यहाँ पर 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको टिक करके आप ब्लू कर लीजिएगा तो आपका फोन जो है वो डेस्कटॉप साइट मोड पर चल जाएगा। तो आपको यहाँ काम करने में काफी आसानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना होगा। स्टूडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन होकर मिलेंगे। सबसे पहला होगा रजिस्ट्रेशन, सेकंड होगा फ्रेश लॉगिन, तीसरा होगा रिन्यूअल लॉगिन। तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं। जो सेकंड ईयर के होंगे या जो स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म भर लिया है वो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे SC ST और जनरल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो OBC के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो माइनॉरिटी कैटेगरी के होंगे वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश लिखा हुआ है, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कई सारी दिक्कतें भी आएंगी बहुत से स्टूडेंट को, तो कोई भी अगर दिक्कत होता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछेगा। तो आप यदि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो है वो कहाँ किस में फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर कई सारी कैटेगरी दी गई हैं। सबसे पहला दिया गया है प्री मैट्रिक, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। तो आप एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लिक करना होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे। और सिर्फ पॉलिटेक्निक ही नहीं बल्कि अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट के अलावा BA BSc BCom कर रहा है, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, तो वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट ही क्लिक करेगा। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना होगा, यानी कि जिला चॉइस करना होगा। उसके बाद उस जिले में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। मतलब यहाँ आपको वो जिला चॉइस करना है जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ही आपका कॉलेज यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आपको 3rd नंबर पर वर्ग या जाति समूह यहाँ से चयन करना होगा, जैसे जनरल, SC ST OBC। उसके बाद यहाँ से रिलीजन यानी कि धर्म अपना चॉइस करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर अपनी माता का नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल और अदर चॉइस करना होगा, यानी कि जेंडर चॉइस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर यदि कोई ऐसी छात्रा है जिसका विवाह के बाद उसके नाम में कोई परिवर्तन आया है तो वो यहाँ पर फिल कर सकती है। उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो जिस भी वर्ष में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से हाई स्कूल बोर्ड आपको चयन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और अदर। तो आप यदि 3 बोर्डों में से हैं तो इन तीनों को चॉइस करेंगे, और इन तीनों में से यदि किसी में से नहीं है तो आप अदर को चॉइस करेंगे। तो ये हो गया बोर्ड चॉइस करना था आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर आप 2 बॉक्स देख रहे होंगे, लेकिन इसमें से जो बॉक्स है उसमें केवल सेकंड वाले बॉक्स में ही आप फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो रोल नंबर है वो सेकंड वाले बॉक्स में फिल करना है, क्योंकि इस बॉक्स में आप फिल करने को ट्राई करेंगे तो कुछ भी फिल नहीं होगा। यहाँ पर आपको उस विद्यालय का नाम फिल करना है जिस विद्यालय से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपके पास टेलीफोन है तो आप यहाँ पर उसका नंबर दे सकते हैं, यदि ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और वही पासवर्ड यहाँ पर और वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया हुआ है वो इस बॉक्स में फिल कर देना होगा। सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बता दे रहा हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, आपका जो भी नाम है उस नाम का सबसे पहला लेटर आप कैपिटल रखेंगे। जैसे मेरा नाम सोनू है तो मैं अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल रखूंगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल रखूंगा। उसके बाद कोई 1-2 नंबर ले लूंगा, जैसे 1 2 3 मैंने नंबर ले लिया। उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना होगा @ $, या N में से। तो हम यहाँ पे मान लीजिए @ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और वही पासवर्ड यहाँ पर दोनों जगह आप फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगी जिसे आपको प्रिंट करके रख लेना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, ताकि अगर प्रिंट नहीं हो पाता है तो भी कोई दिक्कत ना हो। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको वापस से आ जाना है इसी वेबसाइट के होम पेज पर और दोबारा से आपको उसी स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वापस से 3 ऑप्शन वही दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करना होगा। तो फ्रेश लॉगिन अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से सारे ऑप्शन हट गए, लेकिन आप यहाँ पर जब फ्रेश लॉगिन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी थोड़ी देर तक दबाए रखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसको आप बैक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर दिखाई देगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा जो स्लिप में आपके दिया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा। नीचे दिया है कैप्चा कोड, यही कैप्चा कोड या यूं कहें सिक्योरिटी पिन, वही आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पासवर्ड भूल गया है, वो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का यूज करके अपना पासवर्ड वापस से प्राप्त कर सकता है।
सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन्हें आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। मैक्सिमम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और वो फॉर्म भरते समय गलत कर देते हैं और उनकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आ पाती है। तो ये आप इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोसीड का बटन मिल जाएगा, प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप को भी प्रिंट कर लिया है। उसके बाद आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरने पर क्लिक करना होगा। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का प्रकार चॉइस करना होगा। यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो पाठ्यक्रम हमको दो तरह का दिखाई देगा। सबसे पहला नियमित, सेकंड होगा स्ववित्त पोषित। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं वो नियमित चॉइस करेंगे और जो स्टूडेंट प्राइवेट कर रहे हैं या इरेगुलर क्लासेस कर रहे हैं वो स्ववित्त पोषित सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नियमित सिलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हम एक रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का नाम दिख जाएगा, तो पाठ्यक्रम का नाम आप चॉइस करेंगे। तो हमें जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4, मतलब जो भी ग्रुप ए के स्टूडेंट होंगे वो ये चॉइस करेंगे और जो भी स्टूडेंट 2 साल का कर रहे हैं कोर्स वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3 चॉइस करेंगे। तो यहाँ पे 3 इयर्स का ऑप्शन मिला है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, तो आपको सबसे इसके बाद ब्रांच आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ब्रांच यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख रहा है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल चॉइस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्रांच सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमको पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि सिलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल कर लिया गया है। प्रथम वर्ष दिखा रहा है और यहाँ पर 3 वर्ष की अवधि यानी कि ड्यूरेशन दिखाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। तो मैं एक ग्रुप ए का स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा और जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री के द्वारा आए हैं वो यह सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आवासीय और दीवा छात्र, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें मिस्टेक करता है तो वो काफी बड़ी समस्या में पड़ सकता है। तो जो स्टूडेंट घर पे रह के पढ़ाई करते हैं वो दीवा छात्र चॉइस करेंगे, जो स्टूडेंट हॉस्टलर हैं यानी कि हॉस्टल लेकर पढ़ाई करते हैं वो आवासीय छात्र चॉइस करेंगे। यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट यदि घर से पढ़ाई कर रहे हैं या पर्सनल रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो आवासीय छात्र चॉइस कर लेते हैं तो वो हॉस्टल की फीस रसीद नहीं लगा पाएंगे और उनकी स्कॉलरशिप इस वजह से फंस जाएगी। और जो स्टूडेंट हॉस्टलर हैं वो यदि दीवा छात्र सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनको उनके हॉस्टल का फीस वापस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है। 7वां दिया है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, तो जिस भी दिन आपका एडमिशन हुआ है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद 8 नंबर पर दिया गया है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, तो सत्र में यानी कि सेशन में जो भी एडमिशन मतलब जो डेट आप यहाँ फिल करेंगे वही डेट आप यहाँ भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो वो आप यहाँ पर नहीं फिल कर पाएंगे। सेकंड ईयर में आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर अपना फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से अपना विश्वविद्यालय या बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम आपको चॉइस करना होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक की पूरी स्टडी होती है वो होती है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंडर में। और यहाँ पर 11वें नंबर पर दिया गया है कि आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप ए के थ्रू पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पर नो चॉइस करेंगे। यहाँ पर 12वें नंबर पर दिया गया है पाठ्यक्रम की पात्रता, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया जाएगा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक। तो जो स्टूडेंट ग्रुप ए के थ्रू आए हुए हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर हाई स्कूल चॉइस करेंगे क्योंकि उनका एडमिशन हाई स्कूल के आधार पर होता है। 13वें नंबर पर यहाँ पर दिया गया है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएसईई एकेटिव जीकअप नीट के माध्यम से हुआ है। तो पहले यहाँ पर सिर्फ एकेटिव और यूपीएसईई था, लेकिन यहाँ पर अब जीकअप भी ऐड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, तो आपको प्रवेश परीक्षा भी आपको यहाँ से चुनना होगा। तो जीकअप से आपका एडमिशन हुआ है तो आप यहाँ पर जीकअप चॉइस कर लेंगे। उसके बाद आपका काउंसलिंग नंबर या अनुक्रमांक जो भी होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का वर्ष, तो जो भी वर्ष होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, जितना रैंक आपने होल्ड किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद 18वें नंबर पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, ठीक है। तो आपने जितना अंक प्राप्त किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नीचे की ओर आएंगे तो आपको कई सारे बॉक्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर हाई स्कूल दिखाई दे रहा है क्योंकि हम हाई स्कूल ही चॉइस किए हैं। तो हाई स्कूल जब भी आपने पास आउट किया था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी वर्ष में आपने पास आउट किया था। उसके बाद पूर्णांक जो होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, प्राप्तांक जो होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, प्रतिशत ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका बन जाएगा। जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे किसी ने यूपी बोर्ड से यदि पास आउट किया है हाई स्कूल तो यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिलीट का बटन दिया गया है। यदि आपने यहाँ पर जो डाटा फिल किया है उसमें कोई गलती हो जाती है तो आप डिलीट बटन पर क्लिक करके उस डाटा को पूरा डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा से पूरा डाटा फिल करना होगा। नीचे दिया गया है कैप्चा कोड, यही कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। उसके बाद नीचे दिया है एक बॉक्स, इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। ये है निजी सेक्शन जहां आपको अपना निजी विवरण देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना उपजाति चयन करना होगा। उसके बाद यहाँ
पर सेकंड नंबर पर आवासीय स्थायी पता भरना होगा। थर्ड नंबर पर आपको पत्र व्यवहार का पता भरना होगा। यदि आपका आवासीय पता और पत्र व्यवहार का पता मतलब कि जहाँ का आपका आईडी प्रूफ है और सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो पत्र व्यवहार का पता होता है तो वो भी सेम है, तो आप यहाँ बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। तो जो एड्रेस आप यहाँ फिल करेंगे वही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल कर लिया जाएगा। 4 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो तो यदि कोई स्टूडेंट विकलांग है तो यहाँ से वो चयन कर सकता है, अन्यथा वो इसे छोड़ सकता है। नीचे दिया है कैप्चा कोड, इसी कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और नीचे की ओर आएंगे तो आपको एक ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको जाति एवं आय प्रमाण पत्र का विवरण देना होगा। सबसे पहले आपको अपना जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की जारी तिथि जो कि आपके सर्टिफिकेट के राइट साइड में दिया होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म संख्या जो कि लेफ्ट साइड में दिया होगा। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन फार्म संख्या मिल जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि क्रमांक और आवेदन फार्म संख्या एक दूसरे से इंटरचेंज ना हो जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म संख्या भर देना है। उसके बाद छात्र छात्रा के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय, तो आय प्रमाण पत्र में आपके जितना होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका जो स्क्रूटनी रिजल्ट आएगा उसमें आपको यह आय प्रमाण पत्र का जो जानकारी होगा वो गलत दिखा देगा। यहाँ पर आपको 5वें नंबर पर आय प्रमाण पत्र का क्रमांक फिल करना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपका जिस तिथि को जारी हुआ है वो जारी तिथि यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया है यही कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल करना है और नीचे दिया है एक छोटा सा बॉक्स, इस बॉक्स उस पर टिक करने के बाद नीचे दिया है अपडेट का बटन, इस अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा। सबसे पहले जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा सर्वर से। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट चॉइस करनी होगी जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होगा। यह ध्यान रखें कि आपका जहाँ कॉलेज है उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना अकाउंट खुलवाने का प्रयास करें, या कई जगह कई कॉलेज द्वारा ये नेसेसरी है कि जहाँ कॉलेज है आपका वहीं आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ से आपको अपना ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना होगा। चौथे नंबर पर यहाँ दिया गया है छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, तो आपका जो भी खाता संख्या होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर यही खाता संख्या आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करना होगा। हालांकि जब आप ब्रांच का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल कर लिया जाएगा। छात्र छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नाम, तो आपका जो भी नाम है बैंक की पासबुक पर वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर दिया है कैप्चा कोड, यही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे दिया है एक छोटा सा बॉक्स, इस पर क्लिक करना है और नीचे दिया है अपडेट बटन, इस अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क फिल करना होगा, जिसकी जानकारी आपको अपने कॉलेज से मिलेगी। वहां पर आपको पूछना होगा कि नॉन रिफंडेबल फीस हमें कितना फिल करना है स्कॉलरशिप फॉर्म में, तो वो जितना आप कहेंगे उतना ही आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना है और यहाँ दिया है एक बॉक्स, इस पर क्लिक करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने पिछले वर्ष का विवरण देना होगा कि मतलब जो पिछला वर्ष का आपका परीक्षा फल रहा है वो कैसा रहा है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 2020 में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा है और उसने 2019 में कहीं भी पढ़ाई नहीं की है, तो वो 2018 में यदि इंटर पास आउट हुआ है या हाई स्कूल पास आउट हुआ है तो वो 2018 का विवरण यहाँ पर भरेगा। और जो स्टूडेंट 2019 में इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं या कोई ग्रेजुएशन किया है तो वो पिछले वर्ष का यहाँ पर अपना विवरण भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको गत वर्ष का परीक्षा फल चयन करना होगा। यहाँ पर सबको पास ही रखना होगा। यदि आप प्रमोट कर देते हैं या फेल कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर पर यहाँ आपको गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप वार्षिक सेलेक्ट कर लेंगे, वार्षिक परीक्षा प्रणाली जिन्होंने भी इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है और किसी का यदि सेमेस्टर रहा हो तो वो सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे। थर्ड नंबर पर यहाँ पर दिया गया है गत वर्ष की अंक प्रणाली, तो जो अंक प्रणाली है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दिया गया है वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली, CGPA प्रणाली, SGPA प्रणाली, तो इसमें से कोई भी यदि प्रणाली है आपकी तो वो सिलेक्ट कर लें। हमारी वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। चौथे नंबर पर यहाँ पर संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक तो लिखा है लेकिन इस बॉक्स में कुछ भी फिल करने के लिए शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 5वें नंबर पर आप आएंगे सीधे गत वर्ष का प्राप्तांक, आपने जो भी प्राप्त किया था अंक वो अंक आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर गत वर्ष का पूर्णांक पूछा जा रहा है तो जो भी पूर्णांक होगा वो पूर्णांक आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद गत वर्ष का प्रतिशत, तो जो भी प्रतिशत होगा वो आपको फिल करना होगा या ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। शिक्षण संस्थान का नाम, तो जहां से भी आपने इंटरमीडिएट या पिछले वर्ष की परीक्षा पास की है उसका नाम यहां पर आपको फिल करना होगा। नीचे दिया है कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल करना है और यहां पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर टिक करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करना है। फाइनली आपका यहां पर जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना डैशबोर्ड होगा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होकर यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करें पर जो है क्लिक करना होगा। फोटो अपलोड करें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका जो साइज होना चाहिए वो 20 KB या उससे कम होना चाहिए और वो जो टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए JPEG GPG, यानी कि हम अपने मोबाइल फोन के कैमरे से फोटो खींचकर उसकी साइज रिड्यूस करके यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो साइज को कैसे कम करते हैं उसका वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप आसानी से फोटो को MB से KB में बदल लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड कर लेने के बाद आपको आवेदन पत्र को संशोधित करना होगा। आवेदन पत्र में यदि कोई गलती हो गया है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके उसमें संशोधन कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको जो चीज़ आपने फिल किया है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यदि कोई संशोधन करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा सीधे कैप्चा कोड एंटर करके आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट पर क्लिक करने के बाद से ये सारी चीज़ें संशोधित हो जाएंगी। उसके बाद आप आधार वेरिफिकेशन करा सकते हैं। होम पर क्लिक करके आप वापस से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। फिर 4th नंबर पर यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे दिया है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा जो आपको यहां पर एंटर करना होगा। ओटीपी ना आने की स्थिति में आप रीसेंड का यूज करेंगे। आपको यहां पर ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए मात्र 3 बार चांस मिलेगा। 3 बार में यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और बहुत सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो आप आधार ऑथेंटिकेशन बड़े ही ध्यान से करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार से, वही मोबाइल नंबर यदि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया है तभी आधार ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन कर लेने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर लेना है और जांच कर लेनी है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद आपको जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर आपको अपना स्क्रूटनी रिजल्ट दिखाई देगा। यदि वो सारी चीजें सही हैं, मतलब यस यस लिख के आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि कोई चीज गलत होगी तो आपको दोबारा से संशोधन करने का ऑप्शन यहाँ पर एक आ जाएगा और वो संशोधन करने के बाद आप संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे। यदि आवेदन प्रिंट नहीं होता है या एरर पेज लिख के आता है तो आप लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉग इन करके फिर से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो अपना फॉर्म है स्कॉलरशिप का बड़े ही आसानी से भर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी अगर आपने ऐसे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है तो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।